नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का समीक्षात्मक विवेचन का पहला भाग पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रेमचंद जी ने कथा का जाल कर्मभूमि में इस तरह फैलता जाता है कि उसे अचानक नियंत्रित करना उनकी लाचारी बन जाता है। देखें कितनी जल्दी जल्दी पात्रों का हृदय परिवर्तन हुआ जा रहा है। जैसे कि लाला समरकांत का हृदय परिवर्तन हुआ, फिर सलीम का भी हुआ, जिसे एक दिन सरकारी नौकरी से अलग हो जाना पड़ता है। मुन्नी भी जेल चली गई, इस बार एक बड़े आंदोलन में अपनी सार्थक हिस्सेदारी निभाकर। वहाँ उसे सुखदा का साथ मिलता है। सुखदा जेल में उच्च वर्ग की सुविधा का परित्याग करती है। जेल में अमरकांत भी सलीम द्वारा दी गई सुविधा का परित्याग करता है। डॉक्टर शांति कुमार रेणुका देवी की मदद से अपने सुधार कार्यक्रमों को पृष्ठ का रूप देने में लगे हैं, जिनसे नाराज होकर आत्मानंद ने सीधे संघर्ष का रास्ता चुना है। शहर के आंदोलन में नैना के पति मनीराम की गोली का शिकार होते हैं। पूरी नगर की देवी काशा उच्च पद पाती है। उसकी प्रतिमा सड़क पर लगने वाली है। कर्मभूमि में जन संघर्ष का फैलाव तो है, पर अंत हिंसात्मक और अहिंसात्मक संघर्ष की विचारधारा की अपनी उलझन को एक ठंडे शांत अंत तक ले जाने वाला है। नैना के बलिदान के बाद अमरकांत ने इस निर्विकार वक्तव्य का क्या अर्थ शेष रह जाता है। देखिए, बलिदान औरों का भी जो इस जन आंदोलन को वांछित लक्ष्य तक ले जाना चाहती थी। नैना ने ठीक गोली लगने के पहले जो शब्द कहे, उनका अर्थ भी कभी धुंधला पड़ने वाला नहीं है। नैना ने कहा, गरीबों का रक्त जहाँ गिरता है, वहाँ हर एक बूंद की जगह एक एक आदमी उत्पन्न हो जाता है। जनसंघर्ष की रूपरेखाएं उभारने वाले इस उपन्यास में मानव चरित्र की विडंबनाओं का अध्ययन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सुखदा और अमरकांत एक दूसरे के निकट तब आए थे जब सुखदा ने अपने बच्चे को जन्म दिया। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को भी अपने अंतःकरण की सारी शुद्रता, सारी कलुषता के भीतर एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन को एक रजत शोभा प्रदान कर दी। अब कथा के अंत में जब वे एक दूसरे के निकट आ रहे थे, तो जैसे इसी देश के भीतर से कोई नया देश जन्म लेने वाला था, अधिक जागृत, अधिक प्राणवान। कोई ऐसी चीज़ जन्म ले रही है जिसे बड़ी से बड़ी फौजी ताकत कुचल नहीं सकती। जैसे सूखी जमीन में घास की जड़ें पड़ी रहती है और ऐसा मालूम होता है कि जमीन साफ हो गई, लेकिन पानी के छींटे पड़ते ही वह जड़ें पनप उठती है। ठीक वैसे ही कर्मभूमि का संदेश मुख्यतः यही है कि अब स्वाधीन चेतना का उभार रुकने वाला नहीं है, और यह भी कि दलित और स्त्रियां इस चेतना को, स्वाधीनता की चेतना को विकसित करने में किसी से भी पीछे नहीं है। अमृत राय ने कलम का सिपाही में लिखा है कि कर्मभूमि लिखने की घड़ी आई तब जब कर्मभूमि प्रेमचंद के अपने घर में घुस आई थी। उनका सारा संघर्ष की तेजी के साथ इस तथ्य की ओर है कि शिवरानी देवी, जो उनकी पत्नी प्रेमचंद की थी, खुद जेल जा चुकी थी। प्रेमचंद इस उपन्यास में जहाँ सुखदा और अमरकांत के दाम्पत्य जीवन की मनोवैज्ञानिक समीक्षा करते हैं,
वहीं प्रेम और विवाह के सच्चे सुख की सार्थकता को भी स्वीकृति देते हैं। सुखदा के मन के भाव को पहचान कर अविवाहित डॉक्टर शांति कुमार को लगता है कि जिन कामनाओं को वे अपने विचार में पूर्णतः दमित कर चुके थे, वे राख में छिपी चिंगारियों की तरह सजी हो उठी है। अमरकांत दूर ही सही, सुखदा अपने भीतर के अधिकार सुख से वंचित नहीं हुई। प्रेमचंद सुखदा अमरकांत के संबंध की समीक्षा में कुछ अन्य मार्मिक पक्षों की ओर भी इशारा करते हैं। अमरकांत की दुर्बलताएं उसके भीतर की स्त्री प्रकृति की दुर्बलताएं थीं। वह शरीर और मन दोनों से अपरिपक्व लगता था। उसकी क्षतिपूर्ति में सुखदा अपने भीतर के पुरुष स्वभाव की प्रखरता, कठोरता को पुष्ट करने में लगी थी। डॉक्टर शांति कुमार ने स्त्री पुरुष संबंध के मनोविज्ञान को अधिक गूढ़तर व्याख्या दी है, लेकिन पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा, वह भी स्त्री हो जाएगा। प्रेमचंद स्त्री पुरुष संबंध की जटिलताओं की अनदेखी नहीं करते हैं। मुन्नी भी जब गांव में अमरकांत को नए रूप में मिलती है और जब अमरकांत उसके रूप में माधुर्य, अंगों में विकास और मुख पर हास्य की मधुर छवि देखकर मुग्ध हो जाता है, तो वह अमरकांत के भीतर के किसी स्त्री मन को खोज निकालना चाहती है। अमरकांत मुन्नी से बच रहा था, जबकि सुखदा अमरकांत का पीछा कर रही थी। अमरकांत को सुखदा भी आगे एक नई दृष्टि से देख पा रही है। अब जब वह सुखदा के सामने है, सुखदा को लगता है कि उसके भीतर की कठोरता और गरिमा की जगह माधुर्य ने ले ली है। उसके खालीपन में जैसे मधु भर गया है, उसकी अपूर्णता जैसे पल्लवित हो गई है। यही सुखदा का नया आत्मदर्शन है, जिसने अपने पुरुष के प्रेम में अपने नारित्व की सार्थकता उपलब्ध की है। प्रेमचंद कर्मभूमि की रचना के कई साल पहले अपने निबंध उपन्यास में लिख चुके थे। चरित्र समानता और भिन्नता, अभिन्नता और भिन्नत्व, और भिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है। कुछ आश्चर्य नहीं कि चरित्रों का भेद निरूपित करने वाले लक्षणों में प्रेमचंद जी काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। उपन्यास निबंध में प्रेमचंद जी यही कहते हैं कि चरित्रों को उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि वे निर्दोष हों। महान से महान पुरुषों में भी कुछ न कुछ कमजोरियां होती है। चरित्र को सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन कराने में कोई हानि नहीं है। कर्मभूमि में प्रेमचंद जी मुन्नी का एक रूप दिखाकर संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने उसके व्यक्तित्व के अन्य रूपों की भी खोज की। उसका जो रूप प्रायः पाठकों को खोज पाने में विफल, गांव के सहज स्वच्छंद जीवन में रस लेने लगी थी। पहले अमरकांत उसकी ओर झुक रहा था, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी समूची सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर खींच रही थी। उन क्षणों में उसकी एक बात के कितने ही अर्थ निकल सकते थे। तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें भ्रम हो रहा है। अमरकांत के लिए इस भ्रम का क्या गूढ़ार्थ निकल सकता था? प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वाक्य किसी गहरे खड्डे की भांति उसके हृदय को भयभीत कर रहा था। उसमें उतरते दिल कांपता था, रास्ता उसी खड्ड में से हो जाता था। कहने की जरूरत नहीं कि कर्मभूमि जैसी कृति का घनिष्ठ पाठ ही प्रेमचंद जैसे लेखक की अंतर्दृष्टि के पहचान में सहायक हो सकता है। इतना प्रेमचंद जी कर्मभूमि में गरीबों की संगठन चेतना और सामूहिक प्रतिरोध की क्षमता का आभास कराने के लिए जो आधार भूमि तैयार करते हैं, वह आदर्शोन्मुख
क्रांतिकारी कल्पना के साथ गहरे यथार्थ बोध की उपज है। अमरकांत सुखदा की विलासिता के दर्प से आहत होकर जब सकीना के प्रति आकृष्ट हुआ था तो उसकी प्रेरणा वह असह्य गरीबी भी थी जिसके कीचड़ में सकीना जैसा कमल खिला था। करुणा भी प्रेम का पोषण करने में सहायक थी और प्रेम भी करुणा का उद्दीपन था। पठानिन के साथ जिस गली से चलकर वह सकीना तक पहुंचा था वह गली ऐसी थी। गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे। घर प्राय सभी कच्चे थे। गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है, सुंदर, स्वच्छ, सुगंधमय, और दूसरी जड़ है, कीचड़ और दुर्गंध से भरी, टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से ही है? क्या बताने की जरूरत है कि प्रेमचंद जी के इन शब्दों की चोट कहाँ पड़ रही है? अमरकांत अछूतों की बस्ती में पहुंचा तो देखकर दहल गया कि दरिद्रता छाती पीट पीट कर रो रही है और हमारा यह उन्नत समाज विलासिता में मग्न है। अमरकांत के मन में महंत के यहाँ की अति समृद्धि, अति विलासिता देखकर वितृष्णा तो हुई थी, पर वह बहुत दिनों तक इस भ्रम में महंत के इर्द गिर्द ही मंडराता रहा कि वे गरीबों की मदद के लिए लगान माफी का आदेश दे देंगे। यह भ्रम अमरकांत जैसे चरित्र के अपने अंतर विरोधों का परिणाम है। प्रेमचंद को ऐसा कोई भ्रम नहीं था। वे महंत की विलासिता दिखाती हैं तो पूरी घृणा के साथ। याद करें कि प्रेमचंद अमरकांत को यह समझने में देर हुई कि संघर्ष का रास्ता ही गरीबों के उद्धार का रास्ता है। प्रेमचंद ने अमरकांत के मन की बनावट को देखते हुए पहले ही संकेत किया था कि वह दिन अभी दूर नहीं, बहुत दूर था जब उसके चित्त की वृत्ति ही बदल जाए। पूरे उपन्यास में अमरकांत के मन की कई धाराएं हैं। उसकी अबोधता, अव्यवहारिकता जगह जगह खटकने वाली है। काले खां का हृदय परिवर्तन और उससे उपजी हुई नैतिक पीड़ा एक अलग प्रसंग है। पर जब पहली बार अपराध में लिप्त वह अमरकांत के सामने पड़ा था, अमरकांत को लगा था कि आसपास की सारी जगह अपवित्र हो गई है और वह अगरबत्तियां जलाकर ही उस जगह की दुर्गंध से मुक्त हो सका। यह अमरकांत के अपरिपक्व मन की एक झलक। उसे जैसे पता नहीं कि इतने जटिल समाज में कहाँ कहाँ विकृतियों की दुर्गंध फैली हुई है और असंख्य अगरबत्तियां भी उसका असर मिटा नहीं सकेगी। प्रेमचंद की एक सोची समझी निर्मित है अमरकांत। अंतर विरोधों और भटकाओं के बीच उसकी विशेषताएं और दुर्बलताएं जगह जगह व्यक्त होती रहती है। यांत्रिक चरित्र नहीं है वह। किसी एक छलांग में न तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और न ही संपूर्ण व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है। वह उठता गिरता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। प्रेमाश्रम से कर्मभूमि की तुलना करते हुए कहा गया है कि प्रेमाश्रम के किसान जब अकेले नहीं हैं, उनकी लड़ाई के साथ तमाम जनता अपनी आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि कर्मभूमि में अछूतों का मंदिर प्रवेश अपने आप में कोई संपूर्ण आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन पूर्णता और सार्थकता प्राप्त करता है जब किसान संगठित होकर लगानबंदी का आंदोलन चलाते हैं और जब शहर में गरीबों और अछूतों का संगठित आंदोलन अपने घर बनाने के लिए जमीन पर अधिकार मांगते हुए म्यूनिसिपल सत्ता पर दबाव डालता है। अन्यत्र प्रेमचंद जी के ही शब्द हैं, हरिजनों की समस्या केवल मंदिर प्रवेश से हल होने वाली नहीं है। उस समस्या की आर्थिक बाधाएं धार्मिक बाधाओं से कहीं कठोर है। नैना का बलिदान भी इसी दूसरे चरण के आंदोलन की घटना है जिसकी गहरी छाया आगे की घटनाओं पर अंकित है। जब प्रेमाश्रम छपा था तो ऐसे आलोचकों की कमी नहीं थी जो प्रेमचंद की सीमा यह बता रहे थे कि मानवीय आत्मा के प्रदेश में छिपे महान सच को वे बाहर नहीं निकाल सके।
पर क्या प्रेमाश्रम और कर्मभूमि सब प्रेमचंद की इसी विचारधारा के उदाहरण हैं कि उनके लिए साधारण दिखने वाले ब्योरों में ही महान सच के उद्घाटन की संभावनाएं निहित है। यहाँ अक्सर महान सच भी किसी छोटे साधारण सच में सजीवता और सार्थकता उपलब्ध करता है। आगे घटित होने वाले अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन को पहले से ही जनता में देख सकने की क्षमता प्रेमचंद जी की अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है, अंतर्दृष्टि का ही प्रमाण है। उसे किसी संकीर्ण कलावाद की जरूरत नहीं है। बहुत पहले हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद की असलियत शीर्षक निबंध में लिखा था कि जैसे पाठक प्रेमचंद को पढ़ता है, अपने जमाने के यथार्थ को नंगा देखने लगता है, उसके वास्तविक अर्थ खोजता है, सही व्याख्या करता है। क्या महान कला के कोई और लक्षण होते हैं? कभी प्रेमचंद जी ने इस स्थिति को विडंबनापूर्ण बताया था कि कुछ लोग उपन्यास को इतिहास की तरह पढ़ते हैं। आश्चर्य नहीं कि कर्मभूमि जैसे उपन्यास इतिहास की दृष्टि से भी पढ़े जाएं और इस रूप में भी अपनी सार्थकता प्रमाणित करें, क्योंकि उपन्यास के रूप में वर्तमान और विगत का ही इतिहास नहीं बना रही होंगी, बल्कि वर्तमान और भविष्य के संबंधों को समझने में भी दृष्टि दे रहे होंगे। ये समीक्षात्मक विवेचन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी का था, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अपने अगले व्याख्यान में हम प्रेमचंद जी के कर्मभूमि उपन्यास के चरित्र चित्रण को उठाएंगे, जिसमें प्रमुख पात्रों का चारित्रिक विवेचन करेंगे। धन्यवाद।